तो आज का टॉपिक है अपना विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंगीय प्रकृति। तो तरंगीय प्रकृति के बारे में सबसे पहले जो है जेम्स मैक्सवेल नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये जानकारी दी थी और उन्होंने ये बताया था कि जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है या जो प्रकाश है उनकी प्रकृति तरंगीय होती है और उसमें जो है दो क्षेत्र उसमें संबद्ध होते हैं। उससे एक होता है तरंगीय क्षेत्र और एक होता है विद्युतीय क्षेत्र। तो जो हमारा विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, समझ लीजिए कि ये एक विकिरित ऊर्जा का एक रूप है ये, और इस रूप में जो ऊर्जा है वो तरंगों के रूप में संचरित होती रहती है। और इसमें दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं, एक क्षेत्र को विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं, दूसरे क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। अब इसमें दो तीन मुख्य बातें हैं वो अपन समझ लें। एक चीज़ तो ये कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये विद्युत चुंबकीय विकिरण की हम बात कर रहे हैं। इसमें विद्युत और चुंबकीय दो शब्द हैं। इसका मतलब ये कि इसमें जो है एक विद्युतीय क्षेत्र है और एक चुंबकीय क्षेत्र है, और ये दोनों ही क्षेत्र जो हैं एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इसके साथ साथ तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। इसको देखें, हम एक चित्र की सहायता से समझेंगे। तो अभी हमने आपको बताया विद्युत चुम्बकीय विकिरण, इसको एक चित्र की सहायता से, इसमें दो प्रकार के हमने क्षेत्र बताए। एक क्षेत्र था उसमें विद्युतीय क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र था उसमें चुंबकीय क्षेत्र। सपोज कि इसको हम मान लें ये है इसका विद्युतीय क्षेत्र, तो ये दूसरा इसका हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण में या प्रकाश की तरंग में दोनों जो क्षेत्र होते हैं ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं और तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। नेक्स्ट, अगला जो पॉइंट इसमें आता है वो ध्वनि और जल तरंगों के समान विद्युत चुंबकीय विकिरण के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो ध्वनि तरंगें होती हैं या जो जल तरंगें होती हैं उनके संचरण के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन विद्युत चुम्बकीय विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ये निर्वात में भी ट्रैवल करती हैं या संचरण करती हैं। इसके अलावा ये जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण होते हैं इनके कई क्षेत्र होते हैं, इनके अंदर भी कई प्रकार के प्रकाश से मिलकर के ये तरंगें बनी होती हैं और उन सभी प्रकाश की जो है सबकी आवृत्तियाँ अलग अलग होती हैं, सबकी तरंगदैर्ध्य भी अलग अलग होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनमें से कुछ के हम आपको नाम बता रहे हैं, जैसे कॉस्मिक रेज़, गामा रेज़, एक्स रेज़, अल्ट्रा वायलेट लाइट यानी कि परावैंगनी प्रकाश, विजिबल लाइट यानी दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड यानी अवरक्त प्रकाश, माइक्रोवेव और रेडियो वेव आदि। ये कई प्रकार के प्रकाश से मिलकर के बनी हुई होती हैं। ये हम आपको बता चुके हैं कि ये विभिन्न प्रकार के या कई प्रकार के प्रकाश से मिलकर के बनी होती हैं। इनमें हमने उन सभी प्रकाशों के आपको नाम भी बता दिए, और ये ध्यान रखना है इनमें जो विजिबल लाइट है, ये जो दृश्य प्रकाश है, केवल उसी को हमारी आंखें देख सकती हैं या केवल वही प्रकाश हमारी आंखों के लिए दृश्यमान होता है। बाकी सभी अन्य प्रकार के जो प्रकाश होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक, उनकी पुष्टि के लिए विशेष प्रकार के यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं इनके कई गुण होते हैं, कई प्रकार से इनको व्यक्त किया जाता है, जैसे तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति, तरंग संख्या, आयाम, वेग आदि। इन सभी प्रकार के जो प्रकाश हैं भले ही उनकी आवृत्तियाँ अलग अलग हों या उनकी तरंगदैर्ध्य अलग अलग हों, लेकिन निर्वात में या अंतरिक्ष में या स्पेस में ये सभी प्रकार के प्रकाश समान गति से ट्रैवल करते हैं, समान गति से संचरित होते हैं, और इनका जो वेग होता है वो है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इनका जो वेग होता है वो वेग क्या है, 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये इनका वेग होता है, इस वेग से ये ट्रैवल करती हैं स्पेस में। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये वेग प्रकाश का वेग होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं
कि जितने भी विद्युत चुम्बकीय विकिरण हैं, सभी विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रकाश के वेग से संचरित होते हैं। तो हम इसको जो है c बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि जो प्रकाश का वेग है वो यही है, उसको हम c से प्रदर्शित करते हैं। देखें, विद्युत चुम्बकीय विकिरण में जो विभिन्न प्रकार के प्रकाश होते हैं वो हमने आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझा दिए हैं। पहला जो इसमें आता है वो कॉस्मिक रेज है, दूसरा है गामा रेज, तीसरा एक्स रेज, फिर उसके बाद अल्ट्रा वायलेट लाइट, फिर विजिबल लाइट, इसके बाद इंफ्रारेड लाइट, फिर माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव। इतने प्रकार के प्रकाश से मिलकर के जो है प्रकाश बना हुआ होता है, या विद्युत चुम्बकीय जो विकिरण है उसमें इतने सारे प्रकार का प्रकाश होता है, या इतने सारे प्रकार की विकिरण होती हैं। इनमें से अगर हम ध्यान से देखें, हालांकि इन सभी जो विकिरण है या सभी प्रकार का जो प्रकाश है, इन सब की तरंगदैर्घ्य अलग अलग है। जैसे वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य हमने यहाँ नैनोमीटर यूनिट में लिखी हुई हैं, और इनकी जो है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति भी अलग अलग है, जो कि हर्ट्ज़ यूनिट में यहाँ लिखी हुई हैं। इन सभी की आवृत्ति और वेवलेंथ अलग अलग है। अब हम देखें यहाँ पर कि इस पूरी रेंज में से जो केवल विजिबल लाइट है, या जो दृश्य प्रकाश जिसको हम कहते हैं, केवल दृश्य प्रकाश या विजिबल लाइट वाला भाग ही हमें विद्युत चुम्बकीय विकिरण का दिखाई देता है। हम केवल इस भाग को देख सकते हैं, विजिबल को। इसके इस तरफ वाला जो भाग है वो भी हमें दिखाई नहीं देता है, इसके इस तरफ वाला भाग है वो भी हमें दिखाई नहीं देता है। विजिबल लाइट में आप पिछली कक्षाओं में, छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जो दृश्य प्रकाश है वो 7 रंग के प्रकाश से मिलकर बना होता है, जो कि यहाँ लिखे हुए हैं: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हिंदी में बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। 7 प्रकाश के रंग से मिलकर बना होता है। जो 7 प्रकाश के रंगों का एक पैटर्न हमें प्राप्त होता है। जब हम एक कोई प्रिज्म लेते हैं और प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारते हैं, तो वो श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म में से गुजरने के बाद जब वो लाइट एक पर्दे पर डाली जाती है तो एक 7 रंग का हमें एक पैटर्न प्राप्त होता है, जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये वही विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है। अगर आप यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान से देखें तो इनकी जो आवृत्ति है यानी फ्रीक्वेंसी, और इनकी जो तरंगदैर्घ्य है यानी वेवलेंथ, इन दोनों का अगर हम परस्पर तुलना करें तो हमें ये क्लियर हो जाता है कि कॉस्मिक रेज से जब हम रेडियो वेव की तरफ चल रहे हैं तो तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, जब हम कॉस्मिक रेज से रेडियो वेव की तरफ चलेंगे तो ये तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है। मतलब कि इनकी तरंगदैर्घ्य कम है, इनकी तरंगदैर्घ्य इनसे अधिक होती जा रही है, और सबसे अधिक इसकी है। इसके ठीक विपरीत आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी होती है। अगर इस दिशा में तरंगदैर्घ्य बढ़ रही है तो इस दिशा में उसकी जो आवृत्ति है या फ्रीक्वेंसी वो घट रही है। एक दूसरे के विपरीत है बिल्कुल। तरंगदैर्घ्य इस दिशा में बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति इस दिशा में घट रही है। इनकी अगर हम ऊर्जा की बात करें इस तरंग की, तो इनकी तरंग की ऊर्जा हम देखते हैं तो वो ऊर्जा इनकी आवृत्ति के समानुपाती होती है, और इनकी तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ई समानुपाती न्यू। ये न्यू क्या है? ये न्यू इसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति है। तो इन तरंगों की या ये विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की जो ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा उनकी आवृत्ति के समानुपाती है। मतलब आवृत्ति अधिक होने पर ऊर्जा भी अधिक होगी, आवृत्ति कम होने पर ऊर्जा भी कम होगी। ठीक है, इसके अलावा हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि इनकी ऊर्जा जो है इनकी तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये लैम्डा जो है वो क्या है? इनकी तरंगदैर्घ्य है। तरंगदैर्घ्य अगर अधिक है तो इसका मतलब कि उस विकिरण की या उस प्रकाश की ऊर्जा कम होगी। इन दृश्य प्रकाश में हम जानते हैं 7 प्रकार के जो हमारे प्रकाश हैं, 7 रंगों के। अगर हम इनकी ऊर्जा या इनकी हम तरंगदैर्घ्य की बात करें तो आप देखिए, जब हम वायलेट से रेड की तरफ यानी बैंगनी से हम जा रहे हैं लाल रंग की तरफ, तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इनकी जो तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ है वो बढ़ रही है। ये इनकी तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम है। जब हम बैंगनी से लाल रंग की ओर चलते हैं तो तरंगदैर्घ्य लगातार बढ़ती जाती है, और जिस दिशा में तरंगदैर्घ्य बढ़ रही है उसी दिशा में उनकी आवृत्ति या ऊर्जा घटती है।
तो इनकी आवृत्ति या ऊर्जा का क्रम ये होता है। आवृत्ति या ऊर्जा इसकी अधिक है और इस तरफ चलने पर आवृत्ति या ऊर्जा घटती जा रही है, लेकिन उसी डायरेक्शन में उसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो बढ़ रही है। विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्ध्य के गुण, और गुणों में सबसे पहला गुण आता है वो है तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं। तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ जो होती है किसी तरंग या किसी वेव के दो निकटतम शीर्ष बिंदुओं या दो निकटतम निम्नस्थ बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। इसको देखिए, एक चित्र से समझें। यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से हम देख रहे हैं कि ये एक तरंग है और इस तरंग में दो निकटतम शीर्ष बिंदु या दो निकटतम निम्नस्थ बिंदु। शीर्ष बिंदु का मतलब हुआ कि एक ये है और एक ये, दो निकटतम। इन बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को कहा गया है तरंग दैर्ध्य या फिर वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से दर्शाते हैं। इसके विपरीत हम ये भी कह सकते हैं कि किसी तरंग के दो निकटतम निम्नस्थ बिंदु यानी सबसे निचले पॉइंट ये और ये, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, उस दूरी को भी हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य, और उसको भी हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गई तरंग दैर्ध्य। अब एक बात और ध्यान रखना है, दो निकटतम शीर्ष बिंदु जिसको श्रृंग कहते हैं और दो निकटतम निम्नस्थ बिंदु जिनको गर्त कहते हैं, तो शीर्ष के बीच की या गर्तों के बीच की जो दूरी है वो लैम्डा है, और ये दूरी दोनों बराबर होती हैं, तो हम दो में से किसी के रूप में भी तरंग दैर्ध्य को व्यक्त कर सकते हैं। इसको व्यक्त करने के लिए जो इकाइयाँ होती हैं, सामान्यतः एंगस्ट्रॉम इकाई का उपयोग किया जाता है, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर और 10⁻8 सेंटीमीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर इज इक्वल टू 10⁻8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर। ये इतनी सारी इकाइयाँ हैं, हम इनमें से किसी भी इकाई का उपयोग कर सकते हैं इसको व्यक्त करने के लिए। तो तरंग का दूसरा गुण है आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, जिसको हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी दिए हुए बिंदु से 1 सेकंड में तरंग जितनी बार गुजरती है वो संख्या जो है उसकी आवृत्ति कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसको न्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब ये होता क्या है ज़रा देख लें। तरंग किसी एक दिए हुए पॉइंट से, दिए हुए बिंदु से 1 सेकंड में जितनी बार गुजर रही है वो संख्या उसकी आवृत्ति है। ज़रा देखें तरंग का मतलब क्या है। इसकी इकाई जो बताई गई है वो इकाई बताई गई है साइकिल पर सेकंड। साइकिल पर सेकंड ये इसकी यूनिट होती है। साइकिल पर सेकंड ये यूनिट है। तो साइकिल पर सेकंड का मतलब देखें क्या होता है। साइकिल मीन्स होता है चक्र, पर सेकंड प्रति सेकंड कितने चक्र गुजरते हैं किसी एक गिवन पॉइंट से। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक गिवन पॉइंट है, ये एक बिंदु है। इस दिए हुए बिंदु से 1 सेकंड में यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक आधा चक्र यानी हाफ साइकिल है, और यहाँ से यहाँ तक हम देखें तो ये भी एक आधा चक्र यानी एक हाफ साइकिल है। तो आधा ये और आधा ये मिलके मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक कंप्लीट चक्र या एक कंप्लीट साइकिल है। तो इस एक गिवन पॉइंट से 1 सेकंड में से कितने तरंग गुजरते हैं वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। और चूँकि यहाँ पर हम इस गिवन पॉइंट से साइकिल देख रहे हैं कि कितने साइकिल्स पास हो रहे हैं, इसलिए पर सेकंड कितने साइकिल पास हुए वो उसकी यूनिट दी गई, साइकिल पर सेकंड। और इसको जो है हर्ट्ज़ भी कहा जा सकता है, शॉर्ट में उसको हम HZ लिखते हैं, हर्ट्ज़। तो साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज़ इसकी यूनिट हो गई। अब जो 1 हर्ट्ज़ बराबर होता है हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 हर्ट्ज़ इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकंड। इसके अलावा अगर हम चाहें तो इसको किलो हर्ट्ज़ में या मेगा हर्ट्ज़ में भी हम इसको शो कर सकते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 10⁻³ हर्ट्ज़ इज़ इक्वल टू 1 किलो हर्ट्ज़। इसके अलावा हम चाहें तो मेगा हर्ट्ज़ के रूप में भी शो करते हैं 10⁻6
हर्ट्ज़ इज़ इक्वल टू 1 मेगाहर्ट्ज़। इन इकाइयों में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी उसका वेग या वेलोसिटी कहलाती है। 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी उसको हम बोलते हैं उसका वेग या वेलोसिटी। इसको हम c से प्रदर्शित करते हैं और ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि तरंग कोई भी हो, किसी भी प्रकार की हो, वो सभी प्रकाश के वेग से गमन करती हैं और प्रकाश का वेग आप जानते हैं c इज़ इक्वल टू 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अभी हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ये प्रकाश का वेग है। देखें प्रकाश का वेग c और उसकी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध है। c इज़ इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा। इसको भी आप याद रखें। आवृत्ति न्यू यहाँ पर जो है वो आवृत्ति है। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य का जो गुणनफल है वो वेग के बराबर होता है। चौथा गुण जो तरंग का है वो है तरंग संख्या या वेव नंबर। इसको हम न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं। इसको इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर मार्ग में दैर्ध्यों की जो संख्या है वो तरंग संख्या कहलाती है। इसको हम न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि जो तरंग संख्या है ये तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम होती है। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको, तरंग संख्या न्यू बार इज़ इक्वल टू 1/λ। तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम होती है तरंग संख्या। पांचवा गुण जो है तरंग का वो है आयाम या एम्पलीट्यूड है। उसको स्मॉल a या कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। इसको इस तरह से समझ लें कि तरंग के संचरण की दिशा मान लो ये है, तो तरंग के संचरण की जो दिशा होती है, संचरण की दिशा से उसका अधिकतम जो विस्थापन होता है, अधिकतम विस्थापन, उसको हम कहते हैं आयाम। और ये तरंग की तीव्रता को व्यक्त करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे देखें कि ये या फिर ये, इसको हम आयाम कह सकते हैं। तरंग के संचरण की जो दिशा है उससे अधिकतम विस्थापन ये आयाम कहलाता है। और ये आयाम जो है किसी भी तरंग की तीव्रता को व्यक्त करता है। तो ये थे तरंग के गुण। पांचों गुण यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने देखा विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंगीय प्रकृति और उसके ये गुण।